हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे टेंस और 12 के 12 टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कन्फ्यूजन दूर हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पहचान नहीं पड़ती है। तो हम उन 12 के 12 टेंसेज को एक दृष्टि में देख रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे थे पहले ही, 12 टेंसेज एट ए ग्लांस। तो देखिए, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा है टेंस चार्ट। तो क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि 12 के 12 टेंस एक साथ आ जाएं, तो हमने इसको इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस इन टेंसों को ही यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। तो पहले लिखा है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। अब ये कैसे है पहले समझना है। तो हमें पता है कि टेंस 3 होते हैं, पहले भी बताया जा चुका है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब हर टेंस के 4 भाग होते हैं। तो अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हम बाद में चार्ट में लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारा पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसी फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस तरह से 3 ये और 3 ये, 3 और 3 6, यानी हम अभी पढ़ रहे हैं 6 टेंस। और फिर हम 6 और पढ़ेंगे, तो इस तरह से 12 के 12 एक दृष्टि में हो जाएंगे। ठीक है। तो आप इस चार्ट को अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। पहले मैं लिख रहा हूं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला पहले अफर्मेटिव, एएफ का मतलब अफर्मेटिव समझना। एएफ इसका मतलब अफर्मेटिव। हमें पता है जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म। 5 फॉर्म होती है एस या ई एस लगने पर। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आधार पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, 5 फॉर्म कहाँ आती है, ये मैं बता देता हूँ। सिंगुलर यानी शॉर्ट में लिख देता हूँ, ही, शी, इट। और सिंगुलर नाउन, एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन समझना। सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के साथ, या सिंगुलर नंबर कह दो चाहे, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगाओ। लगाओ लिख दो, या आएगी, कोई भी मर्जी है आपकी। तो ध्यान रखना, ही सी इट सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 आएगी, और इसके बाद यानी इसके अलावा जो भी बचे हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस ये समझ लेना, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब हमारा आता है निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव एन से समझ लेंगे। निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट ही आएगी, और प्लस ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट समझना। तो देखिए, इसमें भी डू और डज वाला मामला है। तो डू और डज, डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा। तो ये समझ लीजिए, वैसे ऊपर भी लिखा हुआ है, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, कि सिंगुलर के साथ यानी ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, एस का मतलब सब्जेक्ट के साथ आएगा डज। ठीक है। सिंगुलर नंबर के साथ आएगा डज और प्लूरल नंबर के साथ आएगा डू। ये बात ध्यान देने की, ये हमारा हो गया निगेटिव। अब मामला आता है इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल, आपको पहले से ही पता है। तो मैं इंटेरोगेटिव लिख देता हूं और उससे सिंगल और डबल अपने आप बन जाएंगे। आई एन का मतलब इंटेरोगेटिव। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर डबल इंटेरोगेटिव करना हो तो क्वेश्चन वर्ड उससे पहले जोड़ दिया जाता है। ये मैंने बताया है, हर टेंस में बताया है जब विस्तार से पढ़ाए गए हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और कुछ नहीं है। अब डू कहाना डज कहाना वो पहले इसमें लिखा जा चुका है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट एएफ यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, हर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, चाहे ओबीजी, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, सिंगुलर प्लूरल का मसला ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है हमारा निगेटिव, इसका निगेटिव, एन का मतलब निगेटिव, और इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखेंगे कि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, ना थर्ड फॉर्म आ सकती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और प्लस ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो इसमें डिड नॉट ही लगेगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होना है, इंटेरोगेटिव में डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, सिंगल इंटेरोगेटिव की बात चल रही है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर डबल इंटेरोगेटिव करना है तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। हर टेंस का वही रूल है, एक टेंस ध्यान से समझ लिया सारे टेंस समझ लेंगे, लेकिन अंतर क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दो टेंस ऐसे हैं कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है लेकिन निगेटिव में आ जाती है, ऐसे ही पास्ट में है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, निगेटिव में आती है, इंटेरोगेटिव में। आगे जो टेंसेज है वो बहुत ही आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं, एएफ यानी अफर्मेटिव, इसमें क्या आना है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव में आएगा, सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब शैल और विल का मसला देखना है कि शैल कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, तो इसमें क्लियर है बिल्कुल, आई तथा वी, आई तथा वी के साथ शैल लगाओ, यानी शैल आएगा, शैल आएगा, ये लिख दीजिए, आई तथा वी के साथ शैल आएगा, और इसके अलावा जो भी बचे हैं उनके साथ विल आएगा, ये आसान है। अब निगेटिव करना है तो इसमें लिख नहीं रहा हूं मैं, ऐसी समझ लेंगे, सब्जेक्ट शैल विल नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। उसमें दिक्कत यह है कि इसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ना पास्ट इंडेफिनिट में आती है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में भी रहेगी, नेगेटिव में रहेगी, इंटेरोगेटिव में रहेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अफर्मेटिव लिख लीजिए, एक सेंटेंस समझ लीजिए बस अफर्मेटिव, अगर अफर्मेटिव समझ में आ गया ये समझ लीजिए, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, पहली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद नोट लगा देते हैं, निगेटिव हो जाता है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। एक बार और समझ लीजिए, अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, जैसा कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नोट। इंटेरोगेटिव करना है तो शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, इंटेरोगेटिव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, एक बार में ही सारा समझ में आ जाएगा, पूरे टेंस हमारे ये क्लियर हो जाएंगे। अब आता है कंटिन्यूअस, ये बहुत आसान है, इसमें भी अफर्मेटिव समझ लीजिए बस। अफर्मेटिव क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब ING लगाने के रूल मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विस्तार से पढ़ाए हैं, वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक दिया गया है। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव कैसे बनाना है, जैसा कि मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वही बात है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट, निगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, सिंगल इंटेरोगेटिव। अगर डबल इंटेरोगेटिव करना है तो क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस देख लीजिए, उसमें भी अफर्मेटिव का लिख रहा हूँ, इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव अपने आप बन जाते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर
प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस हो गया। कुछ नहीं है पास्ट कंटिन्यूस में, सब्जेक्ट बाज बार प्लस आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। निगेटिव करना बाज बार के बाद दो नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस बाज बार प्लस नोट। इंटरोगेटिव करना है तो बाज बार को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, बस ये हो गया। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी कुछ नहीं है, इसमें देखिए अफर्मेटिव लिख रहा हूँ और निगेटिव इंट्रोगेटिव अपने आप इसमें बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल, शैल कहाँ आएगा विल कहाँ आएगा वो बताया गया है, इंडेफिनिट में बता दिया फ्यूचर के। इसके बाद प्लस बी, बी का ध्यान रखना है, इसको भूल जाते हैं। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी और प्लस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद है तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव करना है तो शैल विल के बाद नोट लगा दो, बी से पहले, निगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव करना है शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए। डबल इंटरोगेटिव करना है तो क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दीजिए उसमें पहले। तो इस तरह से हमारे जो है ये 6 टेंस आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ध्यान से समझ लेना, एक एक सेंटेंस बनाकर देखना, आराम से क्लियर हो जाएगा कि टेंस जो है आपको बहुत ही आसान लगने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कतई, ये मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं अगर मैं चाहूँ, वैसे यहाँ पर जगह नहीं है, ऐसी बोल के बता देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल। जैसे मान लिया है ही हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स ए लेटर, तो ही सब्जेक्ट है, बाई फॉर्म आई है क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, तो ही राइट्स ए लेटर, अफर्मेटिव। निगेटिव करना है तो जगह ही डज नॉट राइट ए लेटर, क्लियर हो गया होगा। इंटरोगेटिव करना है तो पहले लिख देंगे डज ही राइट ए लेटर, ठीक। अब हम पास्ट इंडेफिनिट में इसी सेंटेंस को देखते हैं। ही रोट ए लेटर, अफर्मेटिव। निगेटिव करना है ही डिड नॉट राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव करना है डिड ही राइट ए लेटर, क्लियर हो गया। डबल इंटरोगेटिव करना तो क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो। फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए, ही विल राइट ए लेटर। निगेटिव करना ही विल नॉट राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव करना तो बिल को पहले लिख दो। ऐसे ही हमारा कंटिन्यूअस है, जैसे इसमें तो जगह है खाने में तो मैं लिख देता हूँ, चलो। जैसे है ही इज राइटिंग ए लेटर, ईजेएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्लियर है। निगेटिव करो ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव करो इज को पहले लिख देंगे, इज ही राइटिंग ए लेटर और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना। अगर डबल इंटरोगेटिव करना तो वाई जोड़ दिया, वाई इज ही राइटिंग ए लेटर, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी पास्ट कंटिन्यूअस है हमारा। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, निगेटिव। वॉज ही राइटिंग ए लेटर, इंटरोगेटिव। ऐसे ही हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में समझ सकते हैं, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ही विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, विल ही बी राइटिंग ए लेटर, इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से हम किसी भी टेंस को, किसी भी टेंस के सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। एक ही सेंटेंस से सब कुछ समझा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसको एक टेंस चार्ट को अपने वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। और अब हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूस पढ़ लिया है, अब हमारे पास बचा है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको मैं यहाँ पर अभी समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पूरा जो है 12 के 12 टेंस आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सारा चार्ट आपके सामने उपस्थित है, सम्मुख है, दिखाई दे रहा है, आराम से उसे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद समझ लेंगे और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम देंगे, हम उसको सोल्व करेंगे तुरंत, और वो कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है।
क्योंकि एक सेंटेंस अगर ध्यान से समझ लिया तो 12 के 12 टेंस समझ में आ गए। और कुछ नहीं है इसमें, बड़ी बात नहीं है टेंस, लेकिन इसके बिना अंग्रेजी संभव भी नहीं है। अंग्रेजी समझने के लिए टेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए कैसे करना है। ये हो गया परफेक्ट, PERFECT, और ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, PC मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब क्योंकि हमने प्रेजेंट के दोनों पढ़ दिए हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, ऐसी पास्ट के और फ्यूचर के भी। अब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट में अफर्मेटिव में क्या होने वाला है देखिए जरा। ये पहला आएगा सब्जेक्ट, हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, ध्यान रखना बिना थर्ड फॉर्म के कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का रोल है, तो समझ लीजिए ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर नंबर में लगाना। प्लूरल में अपने आप ही बचता है कि हैव लगेगा। ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका है, ये मान लें सेंटेंस, तो जगह ही, अब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आएगा हैज, ही हैज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब अगर हमें इसे नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया जाता है। तो ही हैज नॉट रिटन ए लेटर। इंटरोगेटिव करना है तो हैज को सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए, सिंगल इंटरोगेटिव हो जाएगा, हैज ही रिटन ए लेटर। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, अफर्मेटिव बता रहा हूँ बस, क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो आराम से हो जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का रोल नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे अगर इसी सेंटेंस को देखें हम, तो इसमें हो जाएगा ही हैड रिटन अ लेटर। हैज की जगह हेड कर दिया तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और कुछ नहीं है। निगेटिव करना है, हेड के बाद नोट लगा दो, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो हेड को पहले लिख दो, हैड ही रिटन ए लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, इसका भी अफर्मेटिव, एफ का मतलब अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फ्यूचर में शैल या विल जरूर आएगा, शैल विल से पता चल जाता है कि फ्यूचर का है। लेकिन इसमें शैल विल के साथ और हेल्पिंग वर्ब भी है, हैव, यानी शैल या विल में से एक आएगा, हैव अवश्य आएगा। तो सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए इस वाले को ही। तो ही हमने सब्जेक्ट माना है तो हो जाए ही के साथ आता है विल, तो ही विल हैव, और थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है, परफेक्ट का मामला है, रिटन ए लेटर। तो ही विल हैव रिटन ए लेटर, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। निगेटिव करना, विल के बाद नोट लगा दो, सेल के बाद नोट लगा दो, जैसा सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव करना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई बड़ी बात नहीं है, अफर्मेटिव समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जरूर आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मामला है। हैज या हैव और प्लस बीन। ध्यान रखें हैज या हैव में से तो विकल्प है, लेकिन बीन सबके साथ आएगा, और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर मैंने बताया था, और प्लस टी का मतलब टाइम। यानी सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, इसी के आधार पर सेंटेंस होगा। जैसे मान लिया, अगर हम एग्जांपल से समझे, ही हैज बीन राइटिंग
ए लेटर सिंस मॉर्निंग, he has been writing a letter since morning, present perfect continuous, subject he has been, ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट लेटर हो गया, सिंस या फॉर में से एक आया, मॉर्निंग आया क्योंकि मॉर्निंग हमारा जो है निश्चित समय है, इसलिए सिंस लगाया। ये मैंने बता दिया है विस्तार से जब टेंस पढ़ाए थे। निगेटिव करना है हैज के बाद नोट लगा दो, इंटरोगेटिव करना है हैज को या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख दो, जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आएगा हैज या हैव, वो मैंने इसमें बता दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे, अफर्मेटिव के ही लिखा रहा हूँ पहले, निगेटिव इंट्रोगेटिव आराम से हो जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टी फॉर टाइम, ऐसे ही ये बन जाएगा। हैज की जगह हैड कर दो, सेंटेंस पूरा हो गया। अब होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव का बनाया जा रहा है, निगेटिव इंट्रोगेटिव आसानी से अपने आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव बीन के बीच में प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये अलग होते ही नहीं, ऐसे ही लिखे जाते हैं हमेशा। प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अब इसमें एक लफड़ा है सिंस फॉर वाला, तो सिंस की जगह फ्रॉम आता है यहाँ पे। वैसे सिंस भी लगा देते हैं हाई स्कूल इंटर लेवल तक, मैंने बता दिया था, तो यहाँ पे फ्रॉम और फोर आ जाता है, फ्रॉम या फोर और प्लस टाइम। इस तरह से हमारे 12 के 12 टेंस हो गए। ये बात ध्यान देने की है, समझने की है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। पूरे चार्ट को 12 के 12 टेंस हमने पढ़ लिए हैं और एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और एक एक एग्जाम्पल अपने आप करके देखना, और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे और हम उसको तुरंत सोल्व करेंगे। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि विस्तार से सारी वीडियो पढ़ाई गई हैं और ये शॉर्टकट है। आप पूरे टेंसेस को एक बार ध्यान से समझ लें, उसके बाद एक बार चार्ट को देख लें, आप कभी भी टेंस गलत नहीं कर सकते, ये मेरा बिल्कुल दावा है आपके साथ। तो इसलिए टेंस चार्ट को ध्यान से पढ़िए और समझिए, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।